हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल वीएस स्कूल एकेडमी में। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी बेसिक साइंस से जुड़ा हुआ एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक बायो का। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भोजन के पोषक तत्व, यानी भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व क्या होते हैं और उन पोषक तत्वों के कितने भाग होते हैं और उनका काम क्या क्या होता है और किन किन चीज़ों में ये पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनके बारे में आज हम लोग बेहतरीन सा डिस्कस करेंगे। इसलिए आप जो है पूरा का पूरा वीडियो देखें ताकि आपको जो आनंद है पूरे के पूरे वीडियो में आ जाए या मिल जाए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भोजन। तो देखिएगा, जो भोजन होता है, भोजन से हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भोजन से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। जो चीज़ आपको पता होगी, भोजन से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। और एक चीज़ आपको याद रखना है, भोजन क्या होता है, शरीर में वृद्धि कराने में सहायक होता है। और जो भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं शारीरिक, उनमें ये भोजन क्या करता है, सहायक होता है। और रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है, रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है वो कौन देता है, तो वो आपको याद रखना है, वो भोजन देता है। रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है वो कौन हमें देता है, भोजन देता है। तो भोजन में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व होते हैं उनका अलग अलग कार्य क्या होता है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि भोजन में सबसे पहले जो शरीर में वृद्धि कराने में या उपापचयी उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं, तो उपापचयी क्रियाओं में जो सहायक होता है, तो वो आपको याद रखना है विटामिन, एक मिनट सॉरी, ये जो वृद्धि कराने में सहायक होता है, तो वृद्धि कराने में आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ कौन होता है, प्रोटीन। तो वृद्धि कराने में प्रोटीन सहायक होता है। और जो भी शरीर की उपापचयी क्रियाएं होती हैं, या हम कह सकते हैं कि रोगों से लड़ने की जो शक्ति देता है, तो रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है वो हमें किससे प्राप्त होती है, तो विटामिन जो होते हैं उनसे प्राप्त होती है। और शरीर में उपापचयी क्रियाओं का नियमन भी इन्हीं के माध्यम से होता है। और उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं, तो हमने बताया कि जो भी आपके शरीर के अंदर कोशिकाओं में ऊर्जा कैसे आती है, कैसे अवशोषित की जाती है, फिर उसके बाद वो ऊर्जा कैसे हर शरीर के हर अंगों तक पहुंचाई जाती है, या भोजन के जो छोटे छोटे अणु होते हैं उनका शरीर की कोशिका के अंदर कैसे ऑक्सीकरण होता है, कैसे उसका अपचयन होता है, वो सारी क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। तो रोगों से लड़ने की जो शक्ति देता है, तो कौन देता है, विटामिन देता है। और खनिज लवण भी इसमें सहायक होता है। खनिज लवण जो जिससे हड्डियां भी मजबूत रहती हैं, उपापचयी क्रियाओं में भी ये सहायक रहता है। तो वृद्धि कराने में कौन सहायक है, प्रोटीन सहायक है। उपापचयी क्रियाओं में और रोगों से लड़ने की जो शक्ति देता है, विटामिन देता है। और उपापचयी क्रियाओं में एक खनिज लवण भी सहायक होता है। और खनिज लवण हड्डियों को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों को हमारी मजबूत बनाता है। आगे की बात की जाए अगर, तो कार्बोहाइड्रेट एक नाम आएगा, कार्बोहाइड्रेट और वसाएं जो होती हैं ये शरीर में क्या करती हैं, शरीर में ऊर्जा देती हैं। याद रखिएगा, शरीर में क्या देती हैं, ये ऊर्जा देती है। शरीर में ऊर्जा कौन देता है, तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देती है। और कौन ऊर्जा देता है, वसा जो होती है वो शरीर में ऊर्जा देती है। तो इनका विधिवत हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम आज बात करते हैं किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। यानी कार्बोहाइड्रेट के बारे में बेहतरीन सा नॉलेज हम लोग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ करके। चलिए चलिए मैं डिस्कस करता हूँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट सबको बता देता हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक मिश्रण होता है। कौन होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। याद रखिएगा, यानी किसका किसका होता है, तो लिख लीजिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इनका जो रेशियो होता है, तो आपको याद रखना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 1:2:1 का होता है। 1:2:1, 1:2:1 का रेशियो होता है। इस चीज़ को आपको बता देते। कार्बोहाइड्रेट का नॉर्मली जो नाम है या सब कुछ चीज़ आपको याद रखना है, जो शुगर होती है, जो शर्करा होती है, शर्करा एक ऐसा वाक्य है
जो आपको बार बार अभी मिलने वाला है। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा अणु होता है उसको शर्करा कहा जाता है, यानी शर्करा के अणु क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो याद रखिएगा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बने होते हैं और इनका रेशियो ये होता है कौन सा, सी, यानी सी रेशियो एच रेशियो ओ की वैल्यू क्या होती है। तो आपको पता हो गया कि ये जो होती है 1:2:1 होती है। तो आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो भी आपकी डीएनए की शर्करा होती है, यानी डीऑक्सी राइबोस शर्करा जो होती है, तो डीऑक्सी राइबोस शर्करा में ये रेशियो नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, डीएनए की जो शर्करा होती है, डीएनए की शर्करा डीऑक्सी राइबोस शर्करा जो होती है, तो उसका रेशियो जो होता है, तो उसका रेशियो ये सी रेशियो एच रेशियो ओ 1:2 रेशियो जो आपके सामने 1 लिखा है, ये नहीं पाया जाता है। उसमें कौन सा रेशियो होगा, तो इसका फार्मूला C5H10O4 होता है। तो याद रखिएगा इसमें ये रेशियो नहीं पाया जाता है, सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और आपकी एक बात कर लें कि जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चा, तो कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी देता है। इतनी एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन आदर्श परिस्थितियों में, जैसे हम लोग लैब में टेस्टिंग करते हैं, जब लैब में हम लोग देखते हैं, तो लैब वाली कंडीशन में यही कार्बोहाइड्रेट 4.1 या 4.2 किलो कैलोरी पर ग्राम नापा जाता है वॉम कैलोरीमीटर द्वारा। ये बॉम्ब कैलोरीमीटर के द्वारा जब भी मापा जाएगा, किसमें, लैब में। लैब में जब इसका टेस्टिंग होगा, लैब में जब ये टेस्ट किया जाएगा, तो एक आदर्श टेस्टिंग हो जाती है, आदर्श केस हो जाता है, एक आइडियल केस हो जाता है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर इतना उसका जो है जो भाग जो होता है, तो इतना नहीं होता कार्बोहाइड्रेट का, ठीक, इतना भाग नहीं होगा। और ऐसे जो आदर्श कंडीशन में देखा जाए तो उसमें ये आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पाया कहाँ जाएगा, अनाज में पाया जाता है, चीनी वगैरह में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। दूध में पाया जाएगा, शहद में पाया जाएगा, जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं बच्चा, सब में ये कार्बोहाइड्रेट होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट की अगर बात कर लें कि कार्बोहाइड्रेट के पार्ट कितने होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के अगर भाग की बात की जाए, तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो फिलहाल के लिए हमें पढ़ना है, जो वो 3 प्रकार ही पढ़ना है। देखिएगा वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मोनोसेकेराइड आपको पढ़ना है। देखिए कार्बोहाइड्रेट में जो शर्करा पाई जाती है, तो हमने कहा है शर्करा सबसे छोटा अणु होता है। फिर उसके बाद हमने कहा कि सेकेराइड से एक नाम यहाँ बार बार आएगा, तो उसका मतलब कार्बोहाइड्रेट ही है। तो मोनोसेकेराइड पाया जाता, एक पहला हो गया। फिर आपको नाम याद रखना है ऑलिगोसेकेराइड। फिर आपको याद रखना है पॉलीसेकेराइड। ठीक है। मोनोसेकेराइड में क्या होता है, शर्करा का एक अणु, सिर्फ और सिर्फ मोनोसेकेराइड में शर्करा का एक अणु होगा, वो हम लोग मोनोसेकेराइड उसको बोल देंगे। और ऑलिगोसेकेराइड में शर्करा के 2 से लेकर के 9 अणु तक जब आपस में एक जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, कार्बोहाइड्रेट के जो अणु आपस में जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक जो बॉन्ड होता है, जो बंध होता है, तो शर्करा के जो अणु होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। और 2 से 9 अणु तक आपस में जब ऐसा होता है तो उसको हम लोग ऑलिगोसेकेराइड बोल देते हैं। जब 2 अणु जुड़े होंगे तो उसको डाइसेकेराइड, जब 3 जुड़े होंगे तो उसको ट्राइसेकेराइड, जब 4 जुड़े होंगे तो उसको टेट्रासेकेराइड, जब 5 जुड़े होंगे तो उसको पेंटासेकेराइड। इसी प्रकार से 9 अणु तक आपस में जुड़े होते हैं। फिलहाल ऑलिगोसेकेराइड को कई जगह डाइसेकेराइड भी कह दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा करके यहाँ की जो शर्करा, जो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पढ़ने में आता है, वो आता है डाइसेकेराइड। ठीक है। रही बात पॉलीसेकेराइड की, तो जब 10 से यानी 10 से हज़ारों की संख्या में, 10 से हज़ारों की संख्या में
जो भी कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा के जो अणु होते हैं 10 के ऊपर, 10 से हजारों की शर्करा संख्या में आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जब जुड़ के शर्करा जो आपस में अणु बनाती है, जिस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है, उसका नाम हम लोग पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड की बात की जाए, डाइसेकेराइड की बात की जाए, तो सबसे पहले हम लोग मोनोसेकेराइड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो मोनोसेकेराइड होता है, तो मोनोसेकेराइड में आपको सबसे पहले याद रखना है इसमें कौन सा आता है। तो सबसे पहले आपको ग्लूकोज के बारे में ही याद रखना है। ग्लूकोज को कोशिकी ईंधन के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, सबसे फास्ट एनर्जी, ये चीज भी याद रखना, सबसे तेज ऊर्जा, सबसे अधिक ऊर्जा कौन देगा? सबसे अधिक ऊर्जा नहीं, सबसे अधिक तीव्र गति से कह सकते हो, तीव्र गति से। ठीक है, तीव्र गति से ऊर्जा कौन देगा? तो आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट देगा। ग्लूकोज, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपके अंदर की जो कमजोरी फील करता है तो सबसे पहले आपको क्या दे देगा? ग्लूकोज दे देगा। क्यों? क्योंकि सबसे फास्ट एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक एनर्जी देता है, अधिक तेज देता है, जबकि सबसे ज्यादा जो ऊर्जा देने वाला है वो वसा होती है। वसा के अंदर का जो ये तैलीय पदार्थ, घी वगैरह आते हैं, ये 9 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा देती है, वो होती है वसा। लेकिन यहाँ पर अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये देती तो 4 किलो कैलोरी ही ऊर्जा है पर ग्राम में, लेकिन सबसे फास्ट एनर्जी देती है। और शरीर में 50 से 75% एनर्जी जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से बनती है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। तो याद रखिएगा ग्लूकोज। उसके बाद अगर हम बात करें मोनोसेकेराइड में, तो एक नाम और आपके पास आएगा फ्रक्टोज, जो कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। याद रखिएगा फ्रक्टोज, शहद में पाई जाने वाली शर्करा फ्रक्टोज होती है। और जो भी फल होते हैं, मीठे फल होते हैं, अंगूर की बात की जाए तो बच्चा अंगूर में ग्लूकोज शर्करा पाई जाती है, अंगूर में ग्लूकोज शर्करा पाई जाती है। और बाकी जितने भी फल बचते हैं उसमें फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। और अगर बात की जाए ग्लैक्टोज, तो ग्लैक्टोज शर्करा भी जो है मोनोसेकेराइड शर्करा होती है। और ये जो ग्लैक्टोज होती है, तो दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा लैक्टोज होती है ना, दूध में जो शर्करा पाई जाती है, दूध में जिस शुगर का नाम पूछा जाए, कौन सी शुगर दूध में पाई जाती है, तो दूध में जो शुगर पाई जाती है उसका नाम होता है लैक्टोज। लेकिन इसी लैक्टोज में दो अणु आपस में मिलते हैं, एक होता है ग्लूकोज, एक होता है ग्लैक्टोज। यानी जब ग्लूकोज के अणु और ग्लैक्टोज के अणु आपस में मिलेंगे तो वो हो जाता है दूध की शर्करा। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्लैक्टोज होता है वो दूध में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो यहीं पर लिख लेते हैं, जो ग्लूकोज होता है तो इसको हम लोग कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। इसी को, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। अंगूर शर्करा के नाम से भी जानते हैं। कौन सी शर्करा? अंगूर शर्करा के नाम से भी जानते हैं। और जल में घुलनशील होती है, ये भी याद रखिएगा, जल में घुलनशील शर्करा, यही शर्करा ग्लूकोज होती है। अगर बात की जाए फ्रक्टोज की यहाँ से, तो फ्रक्टोज जो शर्करा होती है तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें कि ये शहद में सबसे मीठी, इसमें लिख लीजिएगा सबसे पहले, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा। देखिए, सबसे मीठी प्राकृतिक की बात की जाएगी तो फ्रक्टोज आपकी होती है। लेकिन हम लोग जो सबसे मीठी शर्करा आती है, जिसको हम लोग सैकरीन बोलते हैं, सैकरीन जो शर्करा होती है वो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम शर्करा होती है, सैकरीन। तो यहाँ पर फ्रक्टोज की बात की जाए तो सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा वो फ्रक्टोज होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आपको याद रखना है, कहाँ पाई जाएगी? तो शहद में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाएगी? तो इस शहद में पाई जाती है। और आपका लगना है सभी फलों में, सभी फलों में ये शर्करा पाई जाती है। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है कि सभी शहद में ये शर्करा पाई जाती है। और एक चीज़ याद रखना है, जो ह्यूमन सीमेन होता है, ह्यूमन सीमेन में भी ये शर्करा पाई जाती है। ह्यूमन सीमेन में शुक्राणु जो आता है, शुक्राणु में जो शर्करा होती है उसमें यही शर्करा पाई जाती है, यही शुगर पाई जाती है। ग्लैक्टोज की बात की जाए तो दूध में पाई जाने वाली, दूध में पाई जाने वाली शर्करा का अणु है, यह शर्करा का एक अणु है। ठीक, सबसे बड़ी चीज। और यहीं से आपको याद रखना है क्या?
दिखाई पड़ रहा होगा, ये जो अणु है दूध में, ठीक है। अब यहीं से याद रखिएगा कि शर्करा के जो अणु होते हैं आपस में, शर्करा के जो अणु होते हैं वो आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा ये जुड़े होते हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ग्लाइकोसाइडिक। यहीं से आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन के बॉन्ड जो आपस में जुड़े होते हैं वो पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। पेप्टाइड बंध द्वारा प्रोटीन को जोड़ दिया जाता है। वसा के जो होते हैं एस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। एस्टर बंध द्वारा किसके जुड़े होते हैं, तो वो हो जाता है आपका कौन सा बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड। वसा और प्रोटीन पेप्टाइड बंध द्वारा याद रखना है। और विटामिन्स की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, अमीनो अम्ल होती है। विटामिन्स की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, अमीनो अम्ल होती है। तो ये मोनोसेकेराइड की कहानी थी। हालांकि अभी डाइसेकेराइड के बारे में भी पढ़ना है हमें, लेकिन डाइसेकेराइड के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि सब तक ये वीडियोज़ आए और आपको साइंस की बेहतरीन जो क्लास हो पाती है वो मैं आपको देता रहूँगा रेगुलर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।